गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीवीसीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की ये दूसरी क्लास है। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको फ्रिक्शंस के डेफिनेशंस वगैरह और टाइप्स के बारे में बताया था। आज हम उससे आगे की बात करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं घर्षण कोण, जिसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, घर्षण कोण या एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या चीज है, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास एक ब्लॉक रखा गया है, m द्रव्यमान का हमने ब्लॉक मान रखा है, और ये ब्लॉक की जो प्रकृति है मोशन की, इस ब्लॉक की जो गति की प्रकृति है वो आगे की ओर है। हम ये मान लेते हैं कि F बल इस ब्लॉक के ऊपर लगाया गया। सतह आपके पास दी गई है, सतह को हमने खुरदरी मान रखा है, रफ मान रखा है। घर्षण गुणांक हम यहाँ पर म्यू मानकर चल लेते हैं। तो घर्षण की प्रकृति होती है कि वह हमेशा सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो अगर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगा तो घर्षण बल हमारे पास पीछे की तरफ आ जाना चाहिए। यह घर्षण बल सापेक्ष गति का यहाँ पर विरोध कर रहा है। इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हमने देखा कि जो वेट है वो हमेशा नीचे की ओर काम करा, जिसका मान अपन ने लिख दिया mg, और प्रतिक्रिया बल हमेशा सतह के लंबवत काम करेगा। तो ये हमारे पास प्रतिक्रिया बल आ गया। और साथ ही साथ अगर घर्षण बल की बात करें तो घर्षण बल हम इस प्रकार से मान लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर घर्षण बल आ चुका है। साथ ही साथ जो बाहरी बल लगाया गया था, ये बाहरी बल का मान था अपने पास F। ठीक है, तो घर्षण कोण को इस प्रकार से निर्धारित करा गया कि सतह की प्रतिक्रिया तथा घर्षण बल ये दोनों सदिश हैं। और अगर ये सदिश है तो इनका कहीं ना कहीं रिजल्टेंट भी आना चाहिए, कहीं ना कहीं इनका परिणामी भी आना चाहिए। उस परिणामी को हम कितना मान लेते हैं, F1 मान लेते हैं। तो हम एक तरीके से घर्षण बल को निर्धारित करने के लिए देखते हैं कि जो आपके पास घर्षण बल था F, प्रतिक्रिया थी R, इन दोनों का परिणामी हमने मान लिया कि इन दोनों बलों का परिणामी कितना आया, F1 आया। ये परिणामी प्रतिक्रिया बल से जितना कोण बनाता है इसी को हम घर्षण कोण कहते हैं। ठीक है, घर्षण कोण की परिभाषा हमारे पास ये है कि घर्षण बल तथा सतह की प्रतिक्रिया का परिणामी प्रतिक्रिया बल से जितना कोण बनाएगा उसको क्या कहा जाएगा, घर्षण कोण कहा जाएगा। अब अगर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो देखिए, जो हमारे पास घर्षण बल होता है वह घर्षण बल लिखते हैं हम म्यू इंटू प्रतिक्रिया बल R, और प्रतिक्रिया बल हमारे पास डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखा जाता है म्यू इंटू mg। यह हमारे पास क्या हो गया, घर्षण बल का मान हो गया। प्रतिक्रिया बल किसके बराबर आया, mg के बराबर आया। तो इस स्थिति में यदि हम tan थीटा कैलकुलेट करें, तो वैल्यू हो जाएगी F/R। भाई ये वाली भुजा किसके बराबर होगी, लंब के बराबर। ये हमारे पास आधार बन जाएगा, मान रख दो इनका। तो tan थीटा हमारे पास निकल गया म्यू इंटू mg, और सतह की प्रतिक्रिया भी किसके बराबर आई, mg के बराबर आई। mg कैंसिल, आप कह सकते हो tan थीटा इक्वल टू म्यू एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ये हमारे पास घर्षण कोण का मान होता है। ठीक है, अगर निर्भरता देखें तो घर्षण कोण म्यू पर निर्भर करता है, जो घर्षण गुणांक है उस पर निर्भर करता है। और अगर म्यू की बात करें तो म्यू हमारे पास सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, कि म्यू आपके पास किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, सतह की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। तो हम ये मान सकते हैं जो थीटा हमारे पास है वो थीटा एक्चुअली सतह की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता हुआ माना गया है। तो इस प्रकार से घर्षण कोण का मान निकाला जाता है, घर्षण कोण ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट किस तरह से हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, अगला पॉइंट हमारे पास आता है विराम कोण, जिसको अपन कहते हैं एंगल ऑफ रेस्पॉन्स। ठीक है, विराम कोण को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं कि
माना ये हमारे पास एक नत समतल है, कोण हमको थीटा दिया गया और नत समतल पर एक ब्लॉक रखा गया है जिसका द्रव्यमान m माना गया है। ब्लॉक और सतह के बीच में जो घर्षण गुणांक है उसको कितना बोल दिया, म्यू बोला गया। क्वेश्चन ये है, या विराम कोण को समझने के लिए हमारे पास तरीका ये है कि आपके पास अगर यह सतह समतल होती, अगर यह सतह घर्षण रहित होती तो ब्लॉक नीचे की ओर लुढ़क कर आ जाता। ठीक है, अगर हमारे पास सतह को घर्षण रहित मान लिया जाए तो ब्लॉक क्या हो गया, फिसल कर नीचे की तरफ आ जाएगा, स्लिप हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इस पर कुछ ना कुछ घर्षण कार्य कर रहा है तो एक निश्चित स्थिति तक वो इस ब्लॉक को रोकने का काम करेगा। ठीक है, वो निश्चित स्थिति जहां पर ये ब्लॉक नीचे नहीं खिसकता है, उस स्थिति में थीटा का जो अधिकतम मान है वही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रेस्पॉन्स कहलाता है। आप इसको ऐसे समझिए कि आपके पास ये एक समतल सतह है और यहां पर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ये मेरी हथेली सतह हो गई और ये क्या है, ब्लॉक है। जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे, ऊपर की ओर उठाते जाएंगे, थीटा का मान इंक्रीज करते जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी जिस पर ब्लॉक लुढ़क कर नीचे की ओर आ जाएगा। तो वो जो थीटा का अधिकतम मान है जिसके ऊपर यह स्थिर बना रहे, उस अधिकतम मान के कोण को ही क्या बोला गया है, विराम कोण बोला गया है। इसको हम इस प्रकार से समझते हैं कि अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो देखिए ये नीचे की ओर काम कर रहा हमारे पास mg, ये हमारे पास नत समतल था इस प्रकार से। प्रतिक्रिया बल हमेशा सतह के लंबवत आता है, ये सतह के लंबवत प्रतिक्रिया बल हो गया। mg का ये कंपोनेंट हमारे पास हो जाएगा mg कोस थीटा, और इसी प्रकार से mg का कंपोनेंट हमारे पास लिख दिया जाएगा mg साइन थीटा। ये कंपोनेंट निकालना अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब ये ब्लॉक नीचे की तरफ आना चाह रहा है mg साइन थीटा से, तो घर्षण बल क्या कार्य कर रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, जो सापेक्ष गति है उसके विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या माना जाए कि अगर हम डायग्राम को देखें तो प्रतिक्रिया बल R किसके बराबर है, mg कोस थीटा के बराबर है, और दूसरी चीज जिस घर्षण बल F की अपन बात कर रहे हैं वो घर्षण बल mg साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, घर्षण बल का एक और मान लिखते हैं जिसको अपन म्यू इंटू आर बोलते हैं, और इसी हिसाब से अगर आर का मान रख दिया जाए तो म्यू इंटू mg कोस थीटा। ठीक है, आप सोल्व करोगे mg साइन थीटा इक्वल टू म्यू इंटू mg कोस थीटा, टेन थीटा बराबर म्यू, वही पहले वाली कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। अब यहां पर हम कंडीशन लगाते हैं यदि थीटा का मान 1 से काफी ज्यादा कम है, ठीक है, थीटा इज वेरी लेस देन 1, तो इस कंडीशन में जो साइन थीटा का सीमांत मान है वो क्या कहलाता है, थीटा, और जो कोस थीटा का सीमांत मान है वो क्या कहलाता है आपके पास 1। तो सिचुएशन हमारे पास क्या बनती है, mg इंटू थीटा इक्वल टू म्यू इंटू mg। ठीक है, कोस थीटा की सीमांत वैल्यू हमारे पास 1 है व्हेन थीटा इज वेरी लेस देन 1, एंड साइन थीटा इक्वल टू थीटा और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा फॉर द सेम कंडीशन। तो mg साइन थीटा की जगह हमने थीटा पुट करा, कोस थीटा को 1 मान लिया, तो यहां से हमारे पास निकल कर आया थीटा इक्वल टू म्यू। यही कंडीशन विराम कोण के लिए जस्टिफाई की जाती है, और विराम कोण की कंडीशन में इसको हम क्या मान लेते हैं, थीटा r बोल देते हैं, एंगल ऑफ रेस्पॉन्स बोल देते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ रेस्पॉन्स एक्चुअली वह अधिकतम मान है जिसके लिए ब्लॉक क्या है, स्थिर बना हुआ है, वो कभी भी लुढ़क कर नीचे नहीं आ रहा है। अब यहां पर अलग अलग केसेस हमारे पास बनाए जाते हैं। देखिए पहला केस हमने माना जब थीटा का मान एंगल ऑफ रेस्पॉन्स से कम हो। ठीक है, इस स्थिति में क्या होगा कि ब्लॉक हमेशा ही स्थिर बना रहेगा, कि ब्लॉक आपके पास कैसा बना हुआ है, स्थिर बना हुआ है, या ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है। ठीक है, ब्लॉक हमारे पास स्थिर बना रहेगा, ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा, और जब गति ही नहीं होगी तो उस स्थिति में जो फ्रिक्शन है, घर्षण है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण बोलते हैं, इसको अपन स्टैटिक फ्रिक्शन बोल देते हैं। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शंस जो होते हैं, स्थैतिक घर्षण जो होते हैं, ये सेल्फ एडजस्टिंग होते हैं, इनका मान अंतः परिवर्तित हो सकता है दिए गए बल के सापेक्ष। सेकंड कंडीशन देखिए क्या बनती है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ रेस्पॉन्स थीटा आर,
तो ये कौन सी हो गई? ये स्थिति वो है कि ब्लॉक स्लिप होने के लिए जस्ट रेडी है, दैट इज जस्ट अबाउट टू स्लिप। तो यहां पर ब्लॉक है दैट इज जस्ट अबाउट टू स्लिप। ठीक है, इस स्थिति में जो आपके पास घर्षण आएगा उसको हम क्या कहेंगे? सीमांत घर्षण कहेंगे। ठीक है, यहां पर ये क्या कहला जाएगा? सीमांत घर्षण कहलाएगा। सीमांत घर्षण का मान मैक्सिमम है, अधिकतम है। और तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या बनती है? व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर। तो आपके पास ब्लॉक स्लिप हो चुका है, वो नीचे की तरफ गिर गया है, ब्लॉक ने गति करी है, तो इस स्थिति में जो घर्षण बल है उसको क्या कहा जाएगा? गतिक घर्षण कहा जाएगा। बात क्लियर? तो एंगल ऑफ रेस्पॉन्स एक्चुअली आपके पास सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो फ्रिक्शन है वो किस कैटेगरी का है, किस टाइप का है, इसको जस्टिफाई करने के काम में आता है। अगर थीटा का मान एंगल ऑफ रेस्पॉन्स से कम हो तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, अगर थीटा एंगल ऑफ रेस्पॉन्स के बराबर हो तो वो सीमांत घर्षण है, और अगर वो एंगल ऑफ रेस्पॉन्स से ज्यादा है तो उस स्थिति में हम गतिक घर्षण की बात करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एंगल ऑफ रेस्पॉन्स के कंसेप्ट को समझाया जाता है। बात क्लियर? तो यहां पर हमने घर्षण कोण और विराम कोणों की बात करी है। अब देखिए एक्चुअली क्या है कि जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो सर्कुलर मोशन में भी सर्कुलर फ्रिक्शन को, रोलिंग फ्रिक्शन को स्टडी किया जाता है। हालांकि वो एक अलग कंसेप्ट है, इसलिए उसकी डिटेल स्टडी अपन जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे वहां पर करेंगे। एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, एक पॉइंट आपको याद रखना है, द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मैक्सिमम। लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसा है? मैक्सिमम है। बात क्लियर? लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा कैसा माना जाता है? मैक्सिमम माना जाता है। साथ ही साथ जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन कैसा माना गया है? मिनिमम माना गया है। बात क्लियर? सभी तरीके के फ्रिक्शंस में, सभी तरीके के टाइप्स के अकॉर्डिंग जो रोलिंग फ्रिक्शन है, जो वृत्तीय या घूर्णीय घर्षण है, उसको हम मिनिमम मानकर चलते हैं। और रोलिंग फ्रिक्शन एक तरीके से गति को बनाए रखने का काम करता है। इसका बिल्कुल टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है। ये आपको जब रोटेशन पढ़ाया जाएगा, सर्कुलर मोशन पढ़ाया जाएगा, वहां पर हम इसके कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो घर्षण की जो थ्योरी होती है लगभग वो हमारे पास कंप्लीट है। एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, वो क्वेश्चन जो आपके पास लगभग एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ही देख रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक ब्लॉक रखा गया, सपोज 10 किलोग्राम का, इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा गया 5 किलोग्राम का, और यहां पर बल लगा दिया F, और बल सपोज हमने लगा रखा है, कुछ भी मान लो, इसका मान 25 न्यूटन लगा रखा है। ठीक है, ये जो सतह है, ये सतह घर्षणलेस बोली गई, मतलब फ्रिक्शनलेस बोली गई, और यहां पर इन सतहों के मध्य घर्षण गुणांक 0.1 मान लिया गया। बात क्लियर? क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि वह अधिकतम त्वरण निकालो जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ साथ चलें। ठीक है, या फिर बल का मान दिया हुआ है तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या इस बल के सापेक्ष दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये हो सकता है कि बल का वह अधिकतम मान निकालो जिसके लिए ब्लॉक साथ साथ चलें। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अपन सोल्व करना सीखते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको दोनों सतहों के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण का मान निकालना होगा। ठीक है, अगर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की अपन बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों सतहों के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है, दोनों सतहों के लिए सीमांत घर्षण निकालना है। तो सबसे पहले हमको दोनों सतहों के लिए सीमांत घर्षण की वैल्यू निकालनी होगी। उसके लिए हमको प्रतिक्रिया बल की आवश्यकता होगी। तो हम सबसे पहले लिखते हैं 5 किलोग्राम वाला ब्लॉक। देखिए, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो नीचे की तरफ क्या काम करा, 5G, ऊपर की ओर प्रतिक्रिया मिल गई जिसको अपन ने क्या मान लिया, N1 मान लिया। ठीक है, तो यहां से हमारे पास N1 बराबर कितना आ गया, 5G, जिसको अपन G का मान 10 मान लेते हैं तो वैल्यू 50 आ गई। सेकंड कंडीशन,
दूसरा ब्लॉक अपन मानते हैं 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम की बात करें तो देखिए नीचे की ओर कितना काम कर रहा है, नीचे की ओर काम कर रहा है 10 + 5। मास कितना है आपके पास भाई, एक तो 10 है, उसके ऊपर 5 और रखा हुआ है, तो 10 + 5g। ऊपर की ओर सत्यक्रिया मिल गई हमारे पास, माना N2। तो इस स्थिति में N2 का मान हमारे पास कितना प्राप्त हुआ, देखिए N2 का मान हो जाएगा 150। बात क्लियर। सेकंड चीज, नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप 1 लिख लेते हैं अपन यहां पर, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करना होगा अपन को, सेकंड स्टेप में हमको दोनों ब्लॉक के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन की, सीमांत घर्षण की वैल्यू निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन किस ब्लॉक के लिए, 5 किलोग्राम वाले के लिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू प्रतिक्रिया बल N1। म्यू का मान देखिए कितना है 0.1, प्रतिक्रिया बल कितना है 50, कितना आ गया ये 5, वैल्यू लिख दो N1, न्यूटन हो गया। इसी तरह से सीमांत घर्षण हम कैलकुलेट करते हैं 10 किलोग्राम वाले के लिए, वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, म्यू इंटू N2। म्यू का मान है 0, N2 का मान कुछ भी हो, आंसर कितना आएगा 0। बात क्लियर। नेक्स्ट स्टेप हमको क्या देखना है, स्टेप 3। देखिए आपको वो ब्लॉक ढूंढना है जिसके ऊपर केवल और केवल घर्षण बल कार्य कर रहा है, ठीक है। केवल इस डायग्राम में, ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, इन सभी कॉम्बिनेशन में उस ब्लॉक को ढूंढिए जिसके ऊपर घर्षण बल, केवल और केवल घर्षण बल कार्य करे। तो नीचे वाले ब्लॉक को देखा, इस पर तो बाहरी बल कार्य कर रहा था, लेकिन जो ऊपर वाला ब्लॉक है इसके ऊपर केवल और केवल घर्षण बल कार्य कर रहा है। अब देखिए सिचुएशन क्या बनेगी कि ये ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, इस प्रकार से 10 किलोग्राम के ऊपर 5 किलोग्राम का ब्लॉक रखा हुआ है। अगर हम 10 किलोग्राम के रेस्पेक्ट में देखें तो जब ये आगे की तरफ जा रहा होगा तो इसको तो लगेगा कि वो जो 5 किलोग्राम का ब्लॉक है वो पीछे छूट रहा है। बात क्लियर, कि जब ये 10 किलोग्राम का ब्लॉक आगे जा रहा होगा तो इसको दिखाई देगा, ये जब अपने ऊपर देखेगा तो इसको लगेगा कि 5 किलोग्राम का ब्लॉक पीछे छूट रहा होगा, और पीछे छूट रहा होगा तो ये उसको पकड़ के आगे चलाने की कोशिश करेगा। जब साथ साथ दोनों मूव कर रहे हैं तो कंसेप्ट क्या बन रहा है कि जब 10 किलोग्राम का ब्लॉक आगे की ओर जा रहा है तो इसको दिखाई दे रहा है कि वो जो 5 किलोग्राम का है वो पीछे की ओर जा रहा है, तो ये उसको साथ में रखने के लिए क्या करेगा, पकड़कर आगे खींचने की कोशिश करेगा। बात क्लियर, मतलब 10 किलोग्राम के रेस्पेक्ट में 5 किलोग्राम साथ साथ चलने के लिए आगे की ओर ही चलना चाहिए, तो इस पर घर्षण पीछे की ओर काम कर जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो 5 किलोग्राम का ब्लॉक है ये किस बल के कारण आगे की ओर बढ़ना चाह रहा है, भाई इसके द्वारा घर्षण दिया गया उसी के कारण तो आगे की ओर बढ़ रहा है। तो हमारे पास जो 5 किलोग्राम का ब्लॉक है इस पर केवल और केवल घर्षण बल कार्य कर रहा है। ये 5 किलोग्राम का ब्लॉक था और ये केवल फ्रिक्शन की वजह से ही आगे जा रहा होगा, केवल घर्षण की वजह से आगे जा रहा है, और कोई सिचुएशन थोड़ी है। तो यहां पर हमने माना कि ये जो है आपके पास वो अधिकतम त्वरण से आगे जा सकता है। क्या मान लिया अपन ने कि ये जो 5 किलोग्राम का ब्लॉक है वो मैक्सिमम त्वरण से आगे की ओर जा रहा है। तो अब देखो वैल्यू निकालो, F बराबर ma। F कितना है अपने पास, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना काम करा 5 किलोग्राम पर, 5 न्यूटन का काम करा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं F लिमिटिंग इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां पर कितना आ गया F लिमिटिंग, 5 इक्वल टू मास है इसका 5 इंटू ए मैक्सिमम, यानी कि आपके पास ए मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गई। ये 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वह अधिकतम त्वरण है जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमको ये जो अधिकतम त्वरण है वो दूसरे ब्लॉक के लिए यूज कर लेना है, बात आ जाएगी। तो देखो होगा क्या कि ये 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, ठीक है। जब इसके लिए फ्रिक्शन आगे लगा तो इसके लिए फ्रिक्शन पीछे मिल जाएगा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया, ठीक है। नीचे वाला फ्रिक्शन 0 है, उसकी कोई दिक्कत है नहीं अपने पास। ये हमने अधिकतम बल लगा दिया F, ठीक है, ये अधिकतम बल आ गया, एक्सेलरेशन अपने पास है ही सही। तो देखो मोशन क्या होना चाहिए, F माइनस F लिमिटिंग इक्वल टू मास कितना है 10 और एक्सेलरेशन कितना है a मैक्सिमम, ठीक है। वैल्यू मिल जाएगा F माइनस, ये वैल्यू कितना है अपने पास 5 न्यूटन बराबर 10 गुणा 1, तो F बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 15 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास वह अधिकतम मान है, बल का वह अधिकतम मान है जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं।
क्योंकि यहां पर हमने अधिकतम त्वरण के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन करी है। तो ये जो आपके पास F मैक्सिमम है, ये F मैक्सिमम बल के उस अधिकतम मान को प्रदर्शित कर रहा है जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं। लगाया गया बल कितना है हमारे पास 25 न्यूटन है, जो कि इस वैल्यू से ज्यादा है। इसलिए जैसे ही 25 न्यूटन का बल लगाया जाएगा तो ये ऊपर वाला ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। ये दोनों साथ साथ मूव नहीं करने वाले हैं। बात क्लियर? तो इस सवाल के कंसेप्ट को दोबारा से रिवाइज करके देख लेना। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमको प्रतिक्रिया बल निकाल लेना है, उसके बाद दोनों के लिए सीमांत घर्षण निकाल लेना है, फिर वो ब्लॉक ढूंढना है जिसके ऊपर केवल सीमांत घर्षण कार्य कर रहा है, वहां से हमको अधिकतम त्वरण आ जाएगा। ये अधिकतम त्वरण वह चीज होगी, वह अधिकतम त्वरण होगा जिसके लिए दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं, और इस अधिकतम त्वरण को दूसरे ब्लॉक में या उस ब्लॉक में यूज कर लेना है जिसके ऊपर बाहरी बल लगा है। वहां से आपके पास दोनों ब्लॉक को साथ साथ मूव कराने के लिए आवश्यक अधिकतम बल का मान आ जाएगा। अब ये अधिकतम बल का मान आ गया, इसके बल के मान से जैसे ही ज्यादा बल लगाओगे तो आपके पास ब्लॉक साथ साथ मूव नहीं करेंगे। सवाल में दिया गया था 25 न्यूटन, जबकि अधिकतम बल का मान है 15 न्यूटन। इसलिए इस बल के प्रभाव में दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव नहीं करेंगे। जो 5 वाला किलोग्राम वाला ब्लॉक होगा वो नीचे की ओर गिर जाएगा। ये सिचुएशन है, ये कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पर सॉल्व करा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस और आपको सॉल्व करने हैं, बुक्स वगैरह में, डीपीपी वगैरह में आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। फ्रिक्शन का जो मेन टॉपिक है वो लगभग अपन ने कंप्लीट कर लिया है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं वर्क एनर्जी और पावर की। थैंक यू।